तो सब लोग जानते हैं, लेकिन समाजशास्त्र के अधिकांश लोग परिचित हैं सर से इस नाते, सर का व्यक्तित्व एक के नाते, अक्षर के नाते और एक गंभीर और ऐसा व्यक्तित्व जो आचार्य अपने यहाँ आचार्य की जो परिकल्पना रही है, इसके आचरण को अनुकरण करने की परंपरा भारतीय जो रही है, ऐसा आचरण वाला व्यक्ति हमारे बीच माननीय कुलपति के रूप में उपस्थित है। हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और सर के बारे में हम क्या कहें, काफी पूरा समय उसी में चला जाएगा। के जो विद्यार्थी हैं, राजनीति विज्ञान के जो बहुत सारे प्रोफेसर हो गए हैं, तो सर की किताबों को पढ़कर शायद ही कोई ऐसा ग्रुप है जिस पर सर ने आधिकारिक रूप से कलम नहीं चलाई। और खास यहाँ बिहार में वीपी वर्मा साहब को हम लोग जानते थे, और आधुनिक कालखंड में अतिशोक्ति से मैं बात कभी करने का अभ्यस्त रहा भी नहीं। संस्कृत पर अधिकार हो, अंग्रेजी पर अधिकार हो, हिंदी पर अधिकार हो, और भारतीय वांग्मय के आधिकारिक राजनीति विज्ञान में जब हम लोग जमा होते हैं कॉन्फ्रेंस में, तो सर के होने से पूरे कॉन्फ्रेंस के सुनिश्चित रूप से चलने की एक परंपरा रही है। ऐसा व्यक्तित्व हम लोगों के बीच में आज हम लोगों के ऐसे गंभीर विषय पर मार्गदर्शन है। सर मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जहां तक ये विषय का सवाल है, इस विषय के चयन में भी सर का मार्गदर्शन रहा है। शब्द ब्रह्म है और उसकी साधना सर ने की है। और जब ये विषय पर मैं बात सर से कर रहा था, तो मेरे दिमाग में ये विषय इसलिए आया क्योंकि राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते हम लोगों का विषय राज्य है और आधिकारिक निर्णय से हम लोगों का मतलब बनता है। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आत्मनिर्भर भारत की बात की, तो बहुत सारी चीजें एक साथ सामने आ गई, क्योंकि ये शब्द हिंदुस्तान के लिए नया नहीं है। गांधी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की थी, उसके पहले भी अगर हम इतिहास देखते हैं तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि हिस्टोरिकली द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड नेक्स्ट ऑफ द 3 मिलेनियास स्टार्टिंग अराउंड द फर्स्ट मिलेनियास BCE एंड एंडिंग अराउंड द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश राज। ये बड़ी बात, ये ऐतिहासिक तथ्य है। और भी एक बड़ा ऐतिहासिक तथ्य है कि ब्रिटिश के आने के पूर्व दुनिया के 25% जो हम लोग कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग के मामले में हिंदुस्तान का अकेले कंट्रीब्यूशन था। और हिंदुस्तान की रवायत रही है कि हम लोग आत्मनिर्भर रहे, लेकिन हम लोग बनिक बुद्धि के नहीं रहे। भारतीय संस्कृति बनिक बुद्धि की नहीं रही, इसलिए हम लोगों ने व्यापार करके और अर्थ उगाहने के लिए और शोषण की प्रवृत्ति हमारे दर्शन में नहीं रही। हम लोग आत्मसंतुष्ट भी रहे, आत्मनिर्भर भी रहे। हमारा जो गांव था अपने आत्म में था, गांधी की जो कल्पना थी। जबकि ग्लोबलाइजेशन के दौर में थोड़ा कंट्राडिक्शन इस विषय पर दिखाई पड़ता है कि जबकि हम लोग देखते हैं कि सारी सीमाएं खुली हुई हैं, सारा व्यापार चल रहा है, वैसे में आत्मनिर्भर सब पर विचार करना कितना जरूरी और कितना कॉम्प्लिकेटेड है, और उसका समाधान करने के लिए सर उपस्थित है। दूसरा है कि हम लोगों ने किया, जब कभी भी स्वतंत्र भारत में भी जब अन्न के मामले में परेशानी हुई तो हम लोगों ने उस विषय को लेकर के अन्न के मामले में आत्मनिर्भर होने की कोशिश की। जब भी अभी पीपी किट की बात हुई तो हम आत्मनिर्भर ही नहीं हुए, हमने उसका व्यापार करना या उसको दुनिया पहुंचाना, दवा के मामले में हम लोगों ने देखा। लेकिन हमारा जो अप्रोच रहा है आधुनिक भारत में, मेरा अपना मानना है, इसमें सर मार्गदर्शन हम लोगों का करेंगे, विषय में केवल रखना चाह रहा हूँ और हम सर के बीच में आना भी नहीं चाह रहे हैं। लेकिन फायर ब्रिगेड ट्रीटमेंट हम लोगों ने दिया इस मामले में। आत्मनिर्भर शब्द में हम लोगों ने आग लगी और बुझा दिया, मामला खत्म हो गया, उतना ही क्या। पहली बार आधुनिक भारत में मुझको लगता है कि इस विषय पर गंभीरता से विचार करना और आगे ले चलने की कवायद में हमारे माननीय प्रधानमंत्री लगे हुए हैं। राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते और दर्शन के भी मर्मज्ञ के नाते, राजनीति विषय के आयामों पर पकड़ रखने वाले ऐसे व्यक्ति हमारे सामने हैं। और साथ ही अनिल दत्त मिश्रा जी, जब गांधी की बात होती है, अनेक पुस्तकों की उन्होंने रचना की है, जब उनको इंट्रोड्यूस करेंगे तो उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आर.के. वर्मा साहब अपने फील्ड में एक रिसर्चर के नाते उनकी पहचान है, उनको भी इंट्रोड्यूस करते समय हम बात करेंगे। सर का बहुत महत्वपूर्ण समय था और बिल्कुल इनफॉर्मल, सहज ढंग से, जैसा सर का व्यक्तित्व है। मैंने एक बात कही, मैंने कोई फॉर्मल इन्विटेशन भी नहीं भेजा, कोई फॉर्मल बात नहीं हुई है। सर का समय बहुत है, इसीलिए हम अभी सर से आग्रह करेंगे हम लोगों का इस गंभीर विषय पर
आप मार्गदर्शन करें, ताकि के राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते हम लोग उसको समझ भी पाए। प्रधानमंत्री जो इस काम में लगे हुए हैं, उनके जो सलाहकार उनको भी इससे कुछ मार्गदर्शन मिल सके, इसी अपेक्षा के साथ सर हम हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करना चाहते हैं सर, आप हम लोग आप सभी का अभिवादन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित कंटेम्पोररी सिनेरियो एंड सेल्फ रिलायंस भारत पर एक दिवसीय सेमिनार में उपस्थित आप सभी, विशेष करके प्रोफेसर अनिल दत्त मिश्र जी, मेरे नितांत अनन्य, प्रोफेसर R.K. वर्मा जी, जिनकी लेखनी की धार का हम लोग अनुभव कर जाते हैं, और कोई ऐसा सामने वर्मा जी की लेखनी ना, वक्तृता और विद्वत्ता दोनों, और इस कार्य के आयोजक मेरे अभिन्न भाई, सहयोगी और कभी कभी मुझे बहुत महत्वपूर्ण सुझाव देने वाले प्रोफेसर जितेंद्र नारायण जी, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग एल.एन. मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, इस विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति जहाँ कहीं भी हों, और वे सभी जो इस कार्यक्रम से संबद्ध हैं, राजनीति विज्ञान विभाग के सारे शिक्षकगण, विद्यार्थीगण, जो अध्येता आज इस कार्यक्रम से संबद्ध हैं, जो प्रतिभागी इस कार्यक्रम से संबद्ध हैं, अथवा वे जो दर्शक के रूप में, श्रोता के रूप में या अन्य किसी भी रूप में इस कार्यक्रम से संबद्ध हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब प्रिय भाई जितेंद्र नारायण जी ने मुझसे संपर्क किया इस विषय के लिए। मुझे उनका लगाव इतना ज्यादा प्रभावित कर गया, बहुत दिन के बाद उनको सुनने को भी मिला। जब ऐसी आत्मीयता होती है तो उसमें औपचारिकता शून्य होती है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। और आत्मीयता में इतनी ताकत होती है कि जिससे संवाद वो कर रहा हो, उसके पास समय ना हो तो भी इनके लिए विशेष समय होता ही है। तो ऐसे में उनकी आत्मीयता का मेरे हमेशा एक, जिसे कहते हैं, कवच है मेरे साथ उनका, और उनका लगाव ही, और उनके जैसे आप लोग जो बैठे हुए अनिल दत्त जी और R.K. वर्मा जी, आप लोगों की शुभकामना मेरी ताकत है। ऐसे में मुझे आप लोगों के साथ होने का बहुत ज्यादा सुख है। बहुत दिन के बाद मैं आप लोगों को देख पा रहा हूँ। भला हो आज की दुनिया के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का, जिसने एक अदृश्य प्रभाव रह किया है संवाद के क्षेत्र में, एक दूसरे को देखने के क्षेत्र में, एक दूसरे को सुनने के क्षेत्र में, और अपनी बात आप सभी तक पहुंचाने के क्षेत्र में। आज का विषय बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आज का सामयिक परिदृश्य क्या है, और ऐसे में आत्मनिर्भर भारत की स्थिति क्या है। हम उस रूप में आगे बढ़ने वाले हैं, अथवा हमारी परंपरा में ही स्वावलंबन है। जितेंद्र जी ने मुझसे थोड़ी चर्चा की थी कि प्राचीन भारत की भी थोड़ी चर्चा हो जाए, और उन्होंने उसके सूत्र भी बताए। उन्हें सूत्रों को थोड़ा सा मैं विस्तार दूंगा, और विशेष करके गांधी के स्वावलंबन पर, जो आत्मनिर्भर गांव है, इसके बारे में हमारे अनिल दत्त जी सम्यक प्रकाश डालेंगे। हमारी जो मान्यता रही वो महोपनिषद से है, अयम निजः परोवेति गणनाक्लचित साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह पराय का है, यह सीमित संकीर्ण सोच वाले लोगों की वृत्ति है। लेकिन जो उदार चरित्र के लोग हैं, उनके लिए पूरी धरा ही परिवार की तरह से है। आज इस अदृश्य वायरस ने पुनः वह भाव सब में जागृत कर दिया। इस धरा में जहां भी जिस प्रकार का जैसा समाज है, और सब मिलकर एक साथ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं एक अदृश्य विषाणु से, जिसने सबके जीवन को संशयग्रस्त कर दिया है।
हम उस दौर में पहुंच गए हैं, उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि पहले हम प्रसन्नता पूर्वक किसी से मिलते थे और एक अद्भुत विश्वास लेकर मिलते थे कि हमारे अपने हैं। आज हम किसी भी व्यक्ति से संशय के साथ मिलते हैं, पता नहीं जो हमारे अपने हैं वह कितने अपने रह पाएंगे, अगर कहीं संक्रमित हुए तो कहीं हमें सपने में ना पहुंचा दे। यह भाव आज हो गया। हर मनुष्य संशयग्रस्त है। कोरोना का एक ऐसा चेप है जो टूटे नहीं तो सबके लिए घातक बन जाता है। इसीलिए आरंभ में ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो फलक पर एक महानायक रूप में स्थापित भी हैं, सम्मानित भी हैं, मान्य भी हैं, उन्होंने लॉकडाउन लागू किया और सबके बीच में आजकल जो बात चलती है 2 गज दूरी जरूरी है, तो एक सोशल डिस्टेंसिंग और फिर मुंह पर मास्क धारण करने का काम, जैसे हम लोग जब भी चलते हैं तैसे कर लेते हैं। निरापद थोड़ा मास्क नीचे आ जाता है और फिर घर में जहाँ कहीं जाए कोई बाहरी आ जाए उससे मिले तो उसके बाद अपने हाथ को सैनिटाइज करना होता। इस प्रक्रिया में पूरी दुनिया है। आज किसी को किसी पर विश्वास ही नहीं रह गया है। अगर हम पारिवारिक जनों के बीच में हैं तो उतने देर तो अपनी स्थिति निष्कंटक है, निरापद है। जैसे ही कोई हमारा ही आदमी बाहर से आता है, एक संशय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हम करें तो क्या करें। सामाजिक परिदृश्य इसमें सब कुछ ठहर सा गया है। जीवन गति का नाम होता है और इस कोरोना ने, कोविड-19 नामक विषाणु ने गति शून्यता की स्थिति उत्पन्न कर दी है। ऐसी गति शून्यता जिसमें सब कुछ यातायात के साधन, द्रुतगामी यातायात के साधन हो अथवा मंथर गति से चलने वाले यातायात के साधन, सारे औद्योगिक स्थान इस्पात बना रहे हों अथवा सबसे छोटी चीज सुई बना रहे हों, पर्यटन उद्योग, होटल उद्योग, सब कुछ अवरुद्ध ही हो गया। सारे कार्यालय, सरकारी गैर सरकारी, हम संगठित क्षेत्र में हों अथवा असंगठित क्षेत्र में, सभी गतिविधियां बाधित हुई हैं और इस तरह से बाधित हुई हैं कि विकास का चक्र अब उल्टी दिशा में चल पड़ा। विकास विशेष संदर्भों में भौतिक विकास का एक क्रम, एक दशक तक हम नीचे से ऊपर की ओर तेजी से बढ़ते जाते हैं, सुख सुविधा के सारे साधन जुटा लेते हैं और उन साधनों के उपभोग में ही अपने को प्रसन्न मानते हैं। हालांकि खुशी खरीदी नहीं जाती और समय खरीदा नहीं जाता। 10 साल में दुनिया की आर्थिक व्यवस्था अपने चरमोत्कर्ष पर होती है जैसा भी रही थी। हर 10 साल में एक अंतर आता है, शिखर से आर्थिक व्यवस्था ढलान की ओर जाती है और जो इस आर्थिक, भौतिक, मौद्रिक उपलब्ध के मानक हैं वो सब गिरे हुए से दिखलाई देते हैं। स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, ये सब अर्थ बदलने लगते हैं। पूंजी निवेश, तकनीकी का महत्व ठहर से जाते हैं। इसके बारे में नए सिरे से सोचना पड़ता है। हमने विकास की यात्रा में शहर, नगर, महानगर बनाए, मेट्रोपॉलिटन जिसे आजकल कहा जाता है। मान लिया गया कि इसमें सब कुछ है, यहाँ सबके लिए जगह है, जिन्हें कहीं रोजगार का अवसर नहीं है तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रोजगार तो पाए जाएंगे, अर्थात जहाँ सबके काम का अवसर मिल जाए। यह ऊंचाइयां थी हमारे विकास की। इतने अधिक साधन हो गए कि हम समय विशेष पर हमारे पास जो सुख सुविधा की सामग्री है उसे बदलते रहे। पूरी दुनिया ही मानव दुनिया से बनकर एक आर्थिक दुनिया बन गई। मानव समाज को मार्केट सोसाइटी कहा जाने लगा, जहां संबंध मानवीयता के आधार पर नहीं, आर्थिक आदान प्रदान के आधार पर तय होने लगे। वस्तुतः आर्थिक स्वभाव ही मनुष्य का नैसर्गिक स्वभाव बन गया और मानवीयता जो उसकी नैसर्गिक वृत्ति है वह कहीं पीछे छूट गई। हर व्यक्ति अधिक से अधिक वैभवशाली होने के लिए प्रातः ही घर छोड़ दे और अर्थ सर्जना में वो अपने को अपने सफल मानकर रात्रि में कभी घर आए
अर्थात सुख चैन के जो परंपरागत भाव थे वो लगभग खत्म ही हो गए। पारिवारिक जनों के साथ बैठकर आहार विहार का जो कार्य था वो ठप ही पड़ गया। बच्चे आया के भरोसे हो गए। 3 साल तक माता पिता अपने बच्चे को साथ नहीं रखते, किंडरगार्टन में भेज देते हैं। तो ऐसे वो बच्चा कितना संस्कारित होगा जो अपने माता पिता को ठीक से समझ ही नहीं पाए, देख ही नहीं पाए। तो संस्कार पर, आचार पर बहुत ज्यादा असर पड़ा। इस दौर में राष्ट्रों की सीमाएं, जिसका उल्लेख कर रहे थे हमारे प्रिय जितेंद्र जी, राष्ट्रीय व्यवस्था अपने अंदर रहने वाले सभी लोगों को सम्यक सुविधा प्रदान करने के लिए होती है और वैश्विक राजनीति राष्ट्रों के संबंधों से संचालित होती है और ऐसे में राष्ट्र समता के लिए, सुरक्षा के लिए, एकता और अखंडता के लिए सन्नद्ध होते हैं। लेकिन उदारीकरण के दौर में, भूमंडलीकरण के दौर में, संचार क्रांति के दौर में, सूचना विस्फोट के दौर में राष्ट्रों की सीमाएं शिथिल हो गई। हम लोग जितनी मजबूती से अपनी सीमाओं को लेकर के आग्रह पाले रहते थे, थोड़ा उसमें हमदार हो गए और पूंजी का प्रवाह होने लगा, सेवा क्षेत्र का प्रवाह होने लगा, यातायात और पर्यटन दोनों आपस में जुड़ ही गए। इसके माध्यम से हम दुनिया के विभिन्न स्थलों पर पहुंचने लगे। एक तरह से सामान्य प्रवाह ही नियत द्वारा निर्धारित कर दिया। लेकिन अचानक ऐसा हो गया, एक दिशाओं ने सारी व्यवस्था अब सीमाओं की कठोरता फिर से जागृत हो गई। विदेश जाना कभी उपलब्धि का विषय होता था, अब बताना भी ठीक नहीं है कि मैं किस देश से होकर लौटा हूँ। यह स्थिति हो गई, पूरा ओवरनाइट चेंज हो गया। समझ में ही नहीं आया कि इतना तेजी से आर्थिक व्यवस्था, भौतिक व्यवस्था ढलान की ओर चली जाएगी और दुनिया में नए प्रकार के शक्ति समूह सृजित होंगे। जो स्थापित शक्ति राजनीति का खेल था वो बदल गया, सुपर पावर बदल। आज की स्थिति में अगर इस विषाणु से मुकाबला की बात किया जाए तो कोई राष्ट्र सुपर पावर नहीं रह गया। अगर विद्यमान महत्वपूर्ण राष्ट्रों में कोई ज्यादा मान्य राष्ट्र रह गया तो हिंदुस्तान है, जहां कोरोना के कारण मृत्यु दर सबसे कम है, कोरोना के प्रकोप से अवसाद की संख्या सबसे कम है, अवसादग्रस्त लोगों की। दुनिया के अन्य देशों में अवसादग्रस्त लोगों की संख्या बहुत बढ़ रही है। हिंदुस्तान में न्यूनतम संख्या है अवसादग्रस्त लोगों की। हमारी तुलना में पूरी दुनिया आक्रांत है इस तनाव से, इस दबाव से। लेकिन ऐसे में हिंदुस्तान में कुछ तो है कि हम स्थिर भी हैं, निश्चिंत भी हैं, सुरक्षित भी हैं और प्रसन्न भी हैं। इस प्रसन्नता के कारण अधुनातन नहीं है, इस प्रसन्नता के कारण पुरातन है। हम जिस व्यवस्था से आए हैं आज तक, आत्मनिर्भरता का जो दौर है, यहां तक पहुंचने में हमारी ऋषि और कृषि परंपरा का बहुत ज्यादा योगदान है। भारत तो प्राचीन काल में विद्वत्ता और वैभव के लिए जाना जाता था। वैभव के कारण ही इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था और इसीलिए बाह्य आक्रांता बार बार हिंदुस्तान में आते थे और यहाँ का वैभव लेकर जाने में अपना गर्व मानते थे या अपनी सफलता मानते थे। बहुत सारे बाहर से आए इस ज्ञान लोक में, प्राचीन युग में ज्ञान लोक के नाम से जाना जाता है। हमारे बहुत सारे सदग्रंथ बाहर से आने वाले लोग यहाँ से लेकर चले गए। विद्वत्ता और वैभव हिंदुस्तान के लिए आधार की तरह से, इसके कारण हमारे यहाँ श्रम शक्ति और ज्ञान शक्ति, कामगार, कारीगर और कृषक, यह एक व्यवस्था के अंग है। हर गांव हिंदुस्तान में इसीलिए कहा जाता है ग्रामोदय से लेकर राष्ट्रोदय तक की यात्रा हिंदुस्तान ने किया। प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर गांव हुआ करता था प्राचीन भारत में, जिसमें सम्यक शिल्प विधान था और उस शिल्प में निरंतरता के कारण ही व्यक्तियों के बारे में निर्णय लिया जाता था, उनके वर्ग और समुदाय निर्धारित हो जाते थे।
यह इस शिल्प से संबंधित है। लौह उद्योग, बर्तन उद्योग, काष्ठ उद्योग, कताई बुनाई उद्योग, कपड़ा उद्योग, कोई ऐसा उद्योग था ही नहीं जो हिंदुस्तान के गांव में न रहा। हर गांव अपने आप में परिपूर्ण था। हमारे यहाँ शिल्प की सभ्यता भी संपन्नता की सभ्यता थी। शिल्प विधान जितना उस समय मिलता है आज तक कहीं मिला नहीं। शिल्प हो, कला हो, फिर गीत संगीत हो, सब कुछ से हमारे गांव परिपूर्ण हुआ करते थे। यहाँ तक कि गांव की पंचायत पंच परमेश्वर की हुआ करती थी। न्याय व्यवस्था भी उत्कृष्ट कोटि की थी। राष्ट्र इस ग्राम व्यवस्था से लेकर बहुत ज्यादा समुन्नत थे। आप जिस प्रदेश में हैं, बिहार, जिसे चाणक्य के नाते भी जाना जाता है, कर प्रणाली कितनी उत्तम हो सकती है यह अर्थशास्त्र से हम जानते हैं। उपज और आय का तो कम हिस्सा, वो व्यापार वाणिज्य से लाभ का 1/6 हिस्सा तो राष्ट्र का ही। सारी भूगर्भ संपत्ति राष्ट्र की ही होती है। इसलिए राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा संबंधित है। उस समय के जो शिक्षालय थे, देवालय थे, औषधालय थे, तो सब परिष्कृत थे, स्वयं रोजगार देने वाले स्थल थे। बिहार में 2 विश्वविद्यालय, नालंदा और विक्रमशिला, और अब एक विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का पाकिस्तान में, जिसका स्थान है तक्षशिला। ये विज्ञान की और ज्ञान की 3 शाखाओं के प्रतीक थे। नालंदा में शास्त्र के बारे में जानकारी दी जाती, विक्रमशिला में शास्त्र और शिल्प की जानकारी दी जाती, और तक्षशिला में शास्त्र और शस्त्र विद्या की जानकारी दी जाती। इस तरह एक व्यक्ति को विकास के किस क्षेत्र में ले जाना है, इसकी पूरी व्यवस्था हमारे शिक्षालय करते थे, और वहां पर भी रोजगार का अवसर था। जो विद्यार्थी मेधावी था वो स्वतः वहां शिक्षक हो जाता, यानी मेधा के आधार पर आजीविका निर्धारित हो जाती थी। अधीत काल में ही फिर जो शिल्प में जाएगा उसके लिए शिक्षण और प्रशिक्षण का सम्यक विधान था, जिसे आजकल हम लोग स्किल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। जो आश्रम थे वह भी शिक्षालय, वहां भी आत्मनिर्भरता सिखाई जाती थी और अहंकार शून्यता सिखाई जाती थी। वहां पढ़ने वाला राजकुल का हो, संपन्न कुल का हो या सामान्य कुल का हो, एक धरातल पर ही रहेगा। दोनों को आजीविका चलाने के लिए, आश्रम की व्यवस्था चलाने के लिए आसपास के क्षेत्रों में आवश्यक सामग्री लेने जाना ही होगा। तो इस तरह से उच्चता और वंचित होने का भाव समाप्त किया जाता था आश्रमों में। आश्रम, शिक्षालय, औषधालय भी आजीविका और आय दोनों के साधन होते, नैरोग्यता प्रदान करने वाले होते थे, सब कुछ था। हमारे यहाँ इतना उत्तम लौह उद्योग दुनिया में आज तक हुआ ही नहीं। आप मेहरौली के चंद्र को स्तंभ देख सकते हैं, मेहरौली का स्तंभ जिसे कहते हैं, जिस पर आज तक जंग नहीं लगा। हम जिस क्षेत्र में आते हैं इसे आदिवासी अंचल कहा जाता है, जनजातीय अंचल कहा जाता है। यहाँ एक जनजाति है अगरिया, जिसके पास जंग रहित लोहा बनाने की विशेष तकनीक है। ऐसे लोग हैं जो हाथ से मिट्टी हटा के बता देते हैं इसके नीचे लौह तत्व है, और फिर अपनी परंपरागत तकनीक से जंग रहित लोहा बनाते हैं। वह लोहा जिसका प्रयोग महाभारत काल में भी आयुध बनाने में हो। यह हिंदुस्तान की शिल्प विधा, गांव गांव में लोग इसे जानते थे। होने के कारण ये गांव आत्मनिर्भर थे और कभी बेरोजगारी की समस्या प्राचीन भारत में सुनाई नहीं दी। किसी प्राचीन भारत के शास्त्र में आप बेरोजगारी जैसी समस्या का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी समर्थ होते थे, कुशल होते थे और अपने अपने क्षेत्र में अपनी दक्षता के आधार पर बहुत कुछ कर सकते थे। ज्ञान का एक छोटा उदाहरण जिसे पंचांग कहते हैं, उसके माध्यम से 100 साल पहले और 100 साल आगे के बारे में ग्रह नक्षत्रों की जानकारियां दे दी जाती थी। इतना अद्भुत विज्ञान है क्या कहें। यह सब प्राचीन भारत में ही था। शून्य से लेकर शून्य की खोज हो या परमाणु, कणाद ऋषि ने बट वृक्ष के गोदे में छोटे छोटे कणों को छोटा करके
बताया कि यह छोटा तत्व है जो अदृश्य हो जा रहा है, इसमें वट वृक्ष जैसा विशाल वृक्ष तैयार होता है। इसी तरह ब्रह्मांड की रचना होती है अदृश्य कण परमाणु अणु से। ये सारी विधाएं हिंदुस्तान में थी। इसीलिए प्राचीन भारत समुन्नत भारत कहा जाता था। ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में, अध्ययन और अनुसंधान के क्षेत्र में सारे ऋषि वैज्ञानिक थे। उन्हें कहा जाता था ऋषियों मंत्र द्रष्टारः, वो मंत्र दृष्टा थे। मंत्र अर्थात फार्मूला, वो अपनी प्रयोगशाला में फार्मूला प्रयोग के धरातल पर लाते थे, फिर फ्रॉम लैब टू लैंड पहुंचा देते थे, जन सामान्य के लिए होता था। ये हमारे ऋषियों की, हमारे आचार्यों की क्षमता और दृष्टि थी। यही भारत पूरा आज का भारत है। हमारे भारत की व्यवस्था रहे कि कोई भी संताप हो, कोई भी आपदा हो, तो उसमें उस आपदा को झेलने के लिए कम से कम 2 साल तक की सामर्थ्य तो हमारी होती थी। आप सबको ध्यान होगा 1998 में जब परमाणु परीक्षण हुआ माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, उसका कैप्शन रखा गया बुद्ध मुस्कुराए पुनः वही भूमि आपकी, जहां जाकर के बोधिसत्व का भान हुआ गौतम बुद्ध जी को। बुद्ध मुस्कुराए का आशय था, बुद्ध तो अहिंसा के देवता हैं, ईश्वर हैं, और परमाणु विस्फोट तो हिंसा का मूल कारक हो सकता है, लेकिन बुद्ध मुस्कुराए इसका आशय था। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन वो परीक्षण हुआ था, इसलिए कैप्शन रखा गया बुद्ध इसलिए मुस्कुराए कि भारत शांति की गारंटी ले सकता है और दे सकता है, और भारत के साथ कोई हिंसक वृत्ति रखने की क्षमता नहीं रखेगा, क्योंकि हमारे पास अजेय परमाणु शस्त्र है। ये उसका आशय था। उस समय परमाणु परीक्षण करने से पहले, उस समय जसवंत सिन्हा जी संभवतः वित्त मंत्री थे, उनसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूछा, वो भी आप ही के प्रदेश से सिन्हा जी, कि अगर हम परमाणु परीक्षण करें और दुनिया ने प्रतिबंध लगाया, तो हमारी यह आर्थिक व्यवस्था आज की कितने साल तक हम लोगों को संचालित कर सकती है। बहुत हर्ष का विषय है। जसवंत सिन्हा ने कहा 5 साल तक हमारी सेहत पर कोई असर नहीं। अर्थात हमारी व्यवस्था हमेशा 5 साल आगे की व्यवस्था होती है कि 5 साल तक कोई विपदा अगर बनी भी रहे, आपदा बनी भी रहे, संकट आ भी जाए, तो हमारी सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। ये भारत आज के दौर में जहां सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है, वहां पुनः उसी तरह से खड़े हैं। दुनिया के सारे देशों में आर्थिक मंदी की अनुभूति हो रही है। जब आर्थिक व्यवस्था ढलान पर जाती है तो आर्थिक मंदी का दौर आता है। उसके अनेक कारण होते हैं। इस बार भी ये उम्मीद की जा रही थी कि आर्थिक व्यवस्था इस उदारीकरण के दौर में शिखर पर है, पूंजी निवेश बहुत ज्यादा हो रहा है, टैलेंट और टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा सम्मिश्रण हो गया है। ढलान पर जाएगा तो कारण क्या होगा? क्या जनसंख्या विस्फोट होगा? क्या ऊर्जा विस्फोट होगा? क्या राष्ट्रों में असहमत हो जाएगी? WTO के कीबोर्ड पर बैठकर संग्राम होगा? क्या कारण होगा? इस पर विचार हो रहा था। कोई नहीं जानता था कि इस रिसेशन का कारण यह अदृश्य वायरस होगा, लेकिन हो गया तो हो गया। एक ऐसे राष्ट्र के द्वारा इसकी रचना हुई जो अपने समृद्धि बल के आधार पर एक अहंकारी राष्ट्र के रूप में दुनिया में जाना जाने लगा, जिसने पूरी लंबी श्रृंखला ही बना ली। वन बेल्ट वन रोड का महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर के चला कि हम पूरी दुनिया को आर्थिक मामले में अपने अधीन कर देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उस राष्ट्र का लक्ष्य अगर जन कल्याण के लिए होता तो अनेक राष्ट्रों की उस पर सहमत होती। सबसे पहले तो हमारी असहमत थी हिंदुस्तान की, और इस राष्ट्र के वुहान नामक शहर की एक प्रयोगशाला से रचित और निःसृत यह विषाणु पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो ऐसा एक अहंकारी राष्ट्र जो हिंदुस्तान से सीमा पर तनातनी की निरर्थक कोशिश करता है, उसे पता है हिंदुस्तान से संघर्ष उस देश के पराभव और खंड खंड होने का कारण बनेगा। उसे विधिवत पता है, फिर भी अपनी जनसंख्या को अपने प्रति एक बनाए रखने के लिए सीमा पर ऐसा माहौल उत्पन्न करने की कोशिश करता है। एक तनाव कोरोना के कारण और एक तनाव सीमा पर अपनी संख्या खड़ा करके सैनिकों की उत्पन्न करने की कोशिश करता है। उसे इस बात का
विधिवत बोध है कि आज हमारे पास माननीय मोदी जी जैसा राष्ट्र नायक है। उसका अगर संघर्ष हुआ तो इसका परिणाम निश्चित रूप से हिंदुस्तान के लिए अत्यंत सुखद और चीन के लिए अत्यंत दुखद होगा। वैसे यह भविष्य की बात है कि क्या होने वाला है। युद्ध अच्छा नहीं होता और युद्ध से बचना चाहिए। गौतम बुद्ध बहुधा इसी का उल्लेख करते थे और हमारी परंपरा तो अहिंसा परमो धर्मः श्रुत्युक्ति स्मार्तेव च, अहिंसा एक परम धर्म है, ऐसा हमारी श्रुतियों में स्मृतियों में कहा जाता है। इसलिए हम सदैव सर्वत्र सीमा हो या आंतरिक अवस्था हो, हम तो शांति के आग्रही हैं। लेकिन हिंदुस्तान की आन, हिंदुस्तान की अखंडता और हिंदुस्तान की आंतरिक समरसता पर अगर किसी ने कुठाराघात की कोशिश की तो अब उसी की भाषा में जवाब भी दिया जाएगा। ऐसा हमारी नीति है आज की, और इसीलिए आतंकवाद पर हम जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। मैं चर्चा कर रहा था कि आज के दौर में हिंदुस्तान की आत्मनिर्भरता का उपक्रम क्या है। हमारे यहाँ जब कृषि क्षेत्र में उत्पादन होता है तो हर किसान अपने लिए एक साल की राशि रखने के बाद भी शेष राशि को बाजार के लिए सुलभ कराता है, अर्थात एक साल तक पर्याप्त अन्न हमारे पास होता है। भूखमरी की स्थिति आने की कोई संभावना ही नहीं होती। यह हमारे किसानों की व्यवस्था के चलते, जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, तो अन्नदाता किसी भी संकट में हमको मजबूती के साथ खड़ा रखने में सहयोग करता है। आज पुनः उसी अन्नदाता के कारण हमारे पास अन्न के पर्याप्त भंडार हैं। अभी तो पिछले वर्ष के ही भंडार इतने हैं कि हम आगे 5 साल तक खा सकते हैं, खिला सकते हैं। इस साल और भी अधिक उत्पादन हुआ है, हम कहां तक पहुंच सकते आप इसका अनुमान कर सकते हैं। जबकि पूरी दुनिया में उत्पादन रुक गया है, हिंदुस्तान में अन्न के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ गया है। एक यह क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र है चिंता का और फिर चिंता के समाधान का। हमारे यहाँ और पूरी दुनिया में इस कोरोना के चलते औद्योगिक उत्पादन लगभग ठप सा हो गया और ऐसे में जो कामगार थे वह अपना आजीविका स्थल छोड़कर पुनः घर वापसी के लिए बेहोश हो गए। चिंता की बात यह है कि क्या औद्योगिक आस्थानों ने ऐसी योजना बनाई कि ऐसे कामगारों को भी कम से कम 1 साल तक किसी आपदा के दौर में रहकर सुकून से जिंदगी बिताने का अवसर मिले। शायद यह औद्योगिक आस्थानों ने ऐसा नियोजन नहीं किया। महानगरीय समाज में भी इसके लिए व्यवस्था नहीं की गई। कुशल कामगार, शिल्पी, इंजीनियर जो बहुत सारे उद्योगों में थे वह विवश हो गए घर वापसी के लिए। आगे से जो योजनाएं बनेंगी इसका भी विधान अवश्य रखना पड़ेगा और किया ही जाएगा। मुझे ऐसा भरोसा है। हिंदुस्तान घटनाओं से सबक लेकर बहुत कुछ अच्छा करता है और अन्य देश घटनाओं से सबक लेकर बहुत कुछ अच्छा बहुधा नहीं करते। एक चिंतन की बात है कि ऐसे लोग जो लौटे हैं, जब भी कोई आपदा है तो पहला संकट आय और आजीविका पर पड़ता है। बहुत सारे लोगों की आय कम हो गई, लगभग शून्य हो गई और आजीविका से वह विरत हो गए। ऐसे लोगों के लिए क्या हो? हमारा राष्ट्र इसमें दुनिया में और तेजी से कैसे आगे बढ़े? हम किस प्रकार की वैज्ञानिक उपलब्धियां लें? जैसे प्राचीन भारत में हम सर्वसमर्थ थे, अब पुनः हम कैसे हो जाएं? जो भारतीय हमारे कहीं दिल्ली में थे, मुंबई में थे या देश के किसी अंचल में, बंगलोर में थे, केवल यही नहीं, दुनिया के विभिन्न अंचलों में थे, जो लौटे हैं के लिए स्थानीय अवसर पर ही अब रोजगार सुलभ कराने की व्यवस्था कैसे हो, यह चिंता और चिंतन का विषय है और इसके लिए बहुत सारी योजनाएं भी बन गई हैं। हमारे विश्वविद्यालय ने खुद ही 395 लाख की एक योजना बना रखी है, जिसके माध्यम से उसमें बिहार प्रांत भी आता है, झारखंड भी आता है, छत्तीसगढ़ भी आता है, उत्तर प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश स्वयं और महाराष्ट्र, जहां ऐसे लोगों के लिए जो शिक्षित और कुशल होकर भी वापस अपने मूल स्थान पर आए हैं,
उनके लिए रोजगार के अवसर कैसे सृजित हो। आत्मनिर्भर भारत वह होता है जिसमें रोजगार की कोई समस्या ही नहीं, जिसमें आर्थिक आत्मनिर्भरता हो, स्वावलंबन हो, जहां समाज संगुम्भित समाज हो, पारस्परिक मेल जोल हो, जहां विग्रह और विनाश की बात न कोई सुनता हो न कोई सोचता हो। ऐसे में हम कैसे लोगों को आजीविका के साधन सुलभ कराएं और हिंदुस्तान को आर्थिक क्षेत्र में कैसे दुनिया की महत्वपूर्ण शक्ति बनाएं। इसके लिए माननीय मोदी जी ने 9 शब्दों की श्रेणी का उल्लेख किया। बहुत अच्छी श्रेणी है। एक तो जिसे 4L के नाम से जानते हैं, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉ। जमीन, श्रम, नकदी और कानून। इसके माध्यम से हम तेजी से पुनः छलांग लगाएंगे। हमारी आर्थिक गतिविधियां जो रुक गई हैं वह पुनः चलने लगेंगी। पुनः बाहर तो फिर भी आती है, पुनः बाहर आएगी। हमारी भूमि उपजाऊ है, हमारे पास बहुत अच्छा श्रम शक्ति है, हमारे पास नकदी भी है। इस दौर में हमें मातृशक्ति का ध्यान रखना चाहिए ताकि बेहतर आबादी जरूर अपने पास कुछ इमरजेंसी फंड रखती है, इसलिए घरों में इसका अभाव नहीं होता। कुछ तो होता ही है जो आपातकाल में काम आए। और बैंकिंग व्यवस्था को घर घर पहुंचा के मोदी जी ने सबके लिए कुछ निश्चित धनराशि पहले से ही व्यवस्थित कर दी कि आप उस नकदी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यह सब कुछ कानून के दायरे में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त 5 स्तंभ भी हैं जो आर्थिक व्यवस्था को तेजी से आगे ले चलेंगे, और वह स्तंभ है इकोनॉमी, हमारी आर्थिक व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और संरचना, अब फिर से उसमें क्या करना है, जो सिस्टम है हमारी प्रणाली व्यवस्था की, प्रशासन की, इस पर ध्यान देना है। डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी, जो हमारी आबादी है एक क्षेत्र विशेष में, और फिर डिमांड एक क्षेत्र का क्या होगा, अर्थात विभिन्न अंचलों में किस प्रकार की मांग है, वहां रहने वाले लोग किस प्रकार के हैं, वहां की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है और अवसंरचना वहां किस प्रकार की है। इसी के आधार पर आर्थिक व्यवस्था सृजित होगी। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं इसे जनजातीय अंचल कहा जाता है। यहाँ पर वनोपज बहुत है, खदानें बहुत हैं, लोगों में संतोष बहुत है और श्रम की अद्भुत क्षमता है, वनौषधियां हैं, इसलिए वन आधारित उद्योग यहाँ सहज रूप में विकसित हो सकते हैं। हमारे यहाँ खुद भी है, यहाँ का जो अन्न है इसे कहा जाता है इम्यूनिटी बढ़ाने वाला, प्रतिरोधक क्षमता है उसके अंदर। आप सभी कोदो का नाम सुने होंगे, सावा, टांगुन, मड़ुआ, कोदो, इसमें सब लुप्त प्राय, लेकिन कोदो इस अंचल में बहुत अच्छा होता है। और वह कोदो हमारा विश्वविद्यालय जिसे अमरकंटक कोदो के नाम से ब्रांडेड बनाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो गया। शहद बहुत है इस क्षेत्र में, शहद का उद्योग अमरकंटक कोदो हमारा विश्वविद्यालय उसे प्रोसेस करता है। लाख बहुत होता है इस क्षेत्र में, रेशम के कीड़े बहुत होते हैं, सिल्क बनता है इस क्षेत्र में। तो ऐसे उद्योग की संभावना सब जगह होती है। हर अंचल की कुछ खासियत होती है, वहां पर कुछ खास चीजें होते हैं। हम मृदभांड बना सकते हैं, मिट्टी के पात्र बना सकते हैं, हम वनस्पतियों से खाने की जो प्लेट है वह बना सकते हैं। इस तरह सतत विकास का हमारा ध्येय भी पूरा होगा। जहां खनिज संपदा में लौह उद्योग है, लौह की संभावना है, हम लौह उद्योग स्थापित कर सकते हैं। जहां एल्युमिनियम बन सकता है, जहां तांबा निकल सकता है, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे हम उद्योग बना सकते हैं। प्राचीन भारत में छोटे छोटे लौह उद्योग थे। आज भी जनजातीय अंचल में अगरिया समुदाय की चर्चा मैंने किया, छोटे छोटे लौह उद्योग हैं, इसे हम कुटीर उद्योग कहते हैं। अर्थात आज सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बृहद, इन 4 प्रकार के उद्योगों के बारे में नीति नियोजन करना है। इसके लिए स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन, ये 2 प्रमुख हैं। और इसके लिए जो योजना है वह स्टार्टअप की योजना है कि हम छोटे छोटे अंचलों में, जैसे हम इन 5 प्रांतों का जो मैंने नाम लिया, हमारा विश्वविद्यालय स्वयं वहां प्रशिक्षण केंद्र खोलने वाला है।
तो इसके माध्यम से उस क्षेत्र में ऐसे लोग जो बाहर से आ गए हैं, वहीं के रहने वाले हैं, वहां के युवा जो रोजगार में नहीं है, उनकी प्रवृत्ति के अनुकूल उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। और फिर भारत सरकार की तमाम योजनाएं हैं जिनसे अंशदान देकर वह स्वयं अपना उद्योग खोल सकते हैं। इसलिए जो अभी बेरोजगारी की स्थिति दिख रही है वह शून्य तक पहुंचेगी और भारत पुनः प्राचीन भारत की तरह आत्मनिर्भर भारत बनेगा, जहां तक उद्योग और व्यापार का प्रश्न है। अभी हाल के दिनों में प्राचीन भारत में विनिमय का जो मानक था वो बार्टर सिस्टम था। हम गेहूं धान के बदले उपयोग की सामग्री ले ली। आज भी यह क्रम चल सकता है। आज हम देख रहे हैं कि रुपया हाथ में लेकर नहीं चलते, हम ऑनलाइन मोड से ही बहुत सारा काम कर लेते। इस तरह की व्यवस्था फिर से एक विचारित व्यवस्था है। फिर हमें जो करना है मूल रूप से कि हमारे यहाँ जो उत्पादन हो मेक इन इंडिया के नाम से हो, मेड इन इंडिया के नाम से हो और मेड बाय इंडिया के नाम से हो। अभी इस व्यवस्था के होने से पहले पूरी दुनिया में पूंजी निवेश का बहुत ज्यादा महत्व था। किस देश के पास कितनी विदेशी मुद्रा है इसका बहुत ज्यादा महत्व था, लेकिन यह व्यवस्था बदल रही है। हमारे देश में पूंजी निवेश अब बहुत ज्यादा होने वाला है। हमारा जो पड़ोसी राष्ट्र है उसके इस अप्रिय और मानवता विरोधी कृत्य के चलते बहुत सारे उद्योग हिंदुस्तान जैसे देशों में लगने हैं, जहां कुशलता है, कारीगरी है और ऊर्जा है, संसाधन भी और श्रम भी। हिंदुस्तान के सामान में गुणवत्ता बहुत होती है। वही टिकता है जिसके पास गुण होता है और ज्ञान होता है। ये सब उपाय हैं जिसके चलते हमें बहुत कुछ करना है और इसके लिए 5I पर ध्यान देना है। इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। हमारे पास एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए और उसके लिए हमारी चित्त वृत्तियां सक्रिय होनी चाहिए। हम समावेशी विकास पर बल दें। हम जो निवेश है और सकारात्मक करें, अपना खुद का और बाहर से करना चाहते हैं उन्हें साथ लेकर के अवसंरचना को और बेहतर बनाएं और नवाचार जरूर होना चाहिए उद्योग में और शिक्षा में। आज हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को जारी रखे हुए हैं। इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। इस अदृश्य वायरस ने दुनिया की हर गतिविधि को तो अवरुद्ध कर दिया, लेकिन अध्ययन अध्यापन की गतिविधि निरंतर चलती रही। हम डिजिटल मोड के माध्यम से विद्यार्थियों से संबद्ध हैं, आप जैसे आचार्यों से संबद्ध हैं और यह एक सुखद योग है। इस कुयोग में भी कि हमारे ज्ञान परंपरा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सिर्फ इतना कि हमारी प्रयोगशालाएं जो विश्वविद्यालय की हैं वह प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं जो अपेक्षित है। हमारे पास क्षमता है, कौशल है, ज्ञान है और हम इस दिशा में निरंतर बढ़ें जैसा माननीय मानव संसाधन मंत्री जी प्रेरित करते रहते हैं। हम इस पर ध्यान दें और हम भारत को पुनः उस मुकाम तक ले चलें जहां भारत पुनः औषधि उद्योग में तो हम अग्रणी होने जा रहे हैं, पर्यटन के क्षेत्र में, होटल के क्षेत्र में, इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में हम अग्रणी राष्ट्र के रूप में जाने जाएं। हम इतना ज्यादा संपन्न हो जाएं, सशक्त हो जाएं कि अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं उसकी सुरक्षा परिषद में हम अस्थायी सदस्य बन जाएं। और यह ज्यादा दिन की बात नहीं होगी जब हम वहां बैठेंगे और विश्व व्यवस्था बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। यह भारत की क्षमता है, भारत की दक्षता है, भारत के युवाओं की यह सामर्थ्य है जिससे हम इस लक्ष्य को बहुत ज्यादा प्रभावी तरीके से प्राप्त करेंगे। हम आप सभी अकादमिक क्षेत्र के लोग हैं, निश्चित रूप से आपकी वक्तृता इस विषय को और आगे भी चलेगी। हम सब मिलकर भारत को स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध, सफल
और सशक्त भारत बनाने में सफल होंगे, हमें इसके लिए अपना योगदान देना चाहिए। आने वाली दुनिया ज्ञान की दुनिया कही जाती है, और आप जैसे आचार्यों के माध्यम से, विद्यार्थियों के माध्यम से, अध्यापकों के माध्यम से जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, हमने संदेह ज्ञान की दुनिया में, ज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान की महाशक्ति बनेंगे। आपने ध्यानपूर्वक सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहां भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, आपके जीवन के सारे शुभ लक्ष्य पूरे हों, इसके लिए हमारी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं अपने विश्वविद्यालय की तरफ से इस सेमिनार में भाग लेने वाले विद्वानों छात्रों की तरफ से, अपने माननीय कुलपति जो कि गवर्नर के साथ मीटिंग वजह से नहीं आ सके, उनकी तरफ से सर हम आभार व्यक्त करते हैं। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आपके सारे शब्द जो हैं वो गागर में सागर से भी अधिक हैं। जिस तरह से आपने ऋषि और कृषि परंपरा, दो शब्दों का प्रयोग करके पूरे हिंदुस्तान की शाश्वत परंपरा को, जितने शब्द आपके हैं वो हम समझते हैं हम लोगों के लिए, और इस विधा में जो लगे हुए हैं, जो लोग भारत को वास्तव में आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया में हैं, उनका भी मार्गदर्शन आपने किया है। सर, मेरे पास शब्द नहीं है आभार व्यक्त करने के लिए। सर, मैं नमन करता हूं, आपने समय दिया इतनी व्यस्तता के बावजूद। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मित्रों, हमारे बीच में हमारे बड़े प्रिय मित्र प्रोफेसर अनिल दत्त मिश्रा जी को मैं सामने लेकर के उनसे निवेदन करना चाहूंगा। ये ऐसा नाम है जो परिचय का मोहताज नहीं। एक वक्त था, कुछ लोगों को हम लोग जानते थे, जहां गांधीवाद की बात होती थी तो कुछ ऐसे नाम थे जो आते थे, लेकिन आज कोई नाम सामने नहीं आता है सिवाय प्रोफेसर अनिल दत्त के नाम। देश में कहीं भी गांधी पर कोई परिचर्चा हो और आप नहीं हो मुख्य वक्ता के रूप में, विशिष्ट अतिथि के रूप में, ऐसा संभव ही नहीं है। और इन्होंने अपने काबिलियत के बल पर रात दिन लग करके इस मुकाम को हासिल किया है। 50 से ज्यादा, तो हम 1 दर्जन से ज्यादा महत्वपूर्ण पुस्तकों की आपने रचना की है। गांधी से जुड़े हुए जो भी संस्थान है उसमें किसी न किसी रूप में, सदस्य के रूप में, डायरेक्टर के रूप में आपने उनका मार्गदर्शन किया है। रिसर्च और रिसर्च पेपर्स के बारे में, आपके बारे में भी जैसा मैंने माननीय कुलपति महोदय के बारे में कहा, अगर बात की जाए तो उसी में पूरी परिचर्चा चली जाएगी। और मेरा ये सौभाग्य है कि अनिल दत्त मिश्रा जी इतने बड़े मुकाम पर होने के बावजूद, नॉन गांधीवादी स्कॉलर के रूप में जाने जाने के बावजूद, हमारा ऐसा संबंध है कि मैंने कहा, और आपको भी मैंने कोई फॉर्मल बात नहीं की, आपसे चर्चा की, और आपने एक तरह से हौसला अफजाई की कि नहीं सर बहुत अच्छा होगा। और उसी का ये परिणाम है कि आज ये वेबिनार में हम लोग शामिल हैं। और आप लोगों के, अपने विद्वान मित्रों और स्कॉलर्स के बीच में और अनिल दत्त मिश्रा जी के बीच में मैं नहीं रहना चाहता हूँ। मैं आपको इसी रूप में आपसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके कि आप अपने विचारों से गांधी को जिस तरह से आपने लिखा है, पढ़ा है, जिया है और जीने के लिए प्रेरित किया है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे, अनिल दत्त मिश्रा साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हम लोगों का मार्गदर्शन करना चाहें। परम श्रद्धे आचार्य ऑनरेबल वाइस चांसलर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी सर, देखिए कितना सौभाग्य है। आज जब मिथिला यूनिवर्सिटी सेमिनार कर रहा है तब भी उनसे मुलाकात हो रही है, और जब वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने जा रहे थे तब भी एयरपोर्ट पर जो है हमारी और उनकी मुलाकात हुई। ईश्वर, ये सब ईश्वरीय जो है घटनाएं हैं। प्रोफेसर जितेंद्र नारायण जी, उनको मैं साधुवाद देना चाहता